Hello everyone, welcome to Dakshina e-classroom program, and this is a revision lecture for IIT students from chapter Geometrical Optics. So this is a third lecture. In last two lecture we discussed about reflection, and we started discussion about reflection through glass slab. उसमें normal shift, lateral shift, वो सब चीज़ें अपन ने देखा, and we saw like some important points like that you should keep in your mind before from this chapter basically. So let's continue without any delay. The next topic we are going to talk about is variable रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये भी काफ़ी एक अच्छा है, और इसमें बेसिकली कभी कभी IIT एडवांस में मतलब लाइक सम गुड क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, और इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट्स लाइक आई होप यू विल फाइंड इट डेफिनेटली ईजी, बट इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट डेफिनेटली दिस इज डिफिकल्ट चैप्टर, डिफिकल्ट टॉपिक बेसिकली. सो लेट्स कंटिन्यू हियर. तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं बेसिकली जो नॉर्मली अपन को क्वेश्चन पूछे जाते हैं. उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल मतलब चेंज हो रहा है. अब चेंज कैसे हो रहा है, तो उसमें दो बेसिकली केसेस आते हैं. सो वन केस इज when let's say mu is a function of y, मतलब कि mu है वो y डायरेक्शन में जाने से चेंज हो रहा है, मतलब y की पोजीशन से mu चेंज हो रहा है. तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे ये है, and this is the surface जहाँ पे like here refractive index mu is a function of y, it's changing with y. ठीक है. तो पहली बात कि इसमें अगर आप कोई भी सरफेस लेते हैं तो उसका नॉर्मल क्या होगा, क्योंकि अगर हमारे पास ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब, दूसरी ग्लास स्लैब, तीसरी ग्लास स्लैब, तो वहाँ पे अपने पास क्लियर कट बाउंड्री, एंड वी नो एक्चुअली जो ग्लास सरफेस है उसके नॉर्मल दैट विल बी लाइक परपेंडिकुलर विल बी योर नॉर्मल. तो उसके हिसाब से फिर हम अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन करते हैं, एंड वी अप्लाई स्नेल्स लॉ. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या रहता है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ ये स्ट्रिप, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि y पे डिपेंड कराया, तो ये पूरी स्ट्रिप के लिए y क्या है, कांस्टेंट. तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे अगर μ1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा μ2, और सो ऑन ऐसे μ3. तो इसीलिए आप इसको, ये जो पूरा सिस्टम है, यू कैन ब्रेक इट इनटू सम n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स विच आर पैरेलल टू x एक्सिस. तो इसका मतलब कि अब उनके नॉर्मल, उनके अलावा क्या इस स्ट्रिप का नॉर्मल क्या होगा, बेसिकली दिस विल बी द नॉर्मल. ठीक है ना. सो मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक रे एंटर कर रही है विथ सम एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा नॉट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका आप म्यू नॉट ले सकते हैं, एंड फॉर दिस मीडियम तो अब डिपेंडिंग ऑन की वेदर इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अकॉर्डिंगली. अगर ये इंक्रीजिंग है, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंक्रीजिंग, देन व्हाट विल हैपन, रे विल कीप ऑन मूविंग बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो फाइनली जो रे इस मीडियम में पार्ट ट्रेवल करेगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. वो क्या होगी, नॉर्मल के अलॉन्ग बैंड होती जाएगी. ठीक है ना. सो इट विल बी फॉर्मिंग रिट्रेसिंग वन कर्व एक्चुअली. तो इस तरह से चीज़ें होंगी. अब एक और चीज़ यहाँ पे आती है बेसिकली कि इसको अगर मैं जनरल कुछ पॉइंट लेता हूँ थीटा, ठीक है ना, दिस इज द बेसिकली इंसिडेंट रे, और थोड़ा सा बैंड हो जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से होगी. लाइक मी राइट इट इन दिस मैनर. ठीक है, इस तरह से चीज़ें. तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए बेसिकली, अगर मेरे पास दो स्लैब हैं इस तरह से, इफ़ दिस इज द नॉर्मल, यहाँ पे भी कंसिडर करते हैं, यहाँ पे ये, और यहाँ पे फिर से. सो वी कैन अप्लाई एक्चुअली दिस इज θ1, दिस इज θ2, एंड ये अगर इधर बेंड हो जा रही है, और लेट्स से θ3. सो वी कैन राइट एक्चुअली μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2, बिकॉज दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस. तो यहाँ पे इस सरफेस पे लगा सकते हैं, फिर ये इसके बराबर है तो इसका, और इसके सरफेस पे भी लगा सकते हैं. दिस कैन बी रिटन एज μ3 इंटू साइन θ3. तो इस तरह से अगर लाइक अपने पास कई स्लैब्स हैं, देन वी कैन अप्लाई दिस स्नेल्स लॉ बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट डायरेक्टली आल्सो बाय दिस वे एक्जैक्टली. तो यही चीज़ है कि अपन यहाँ पर भी एग्जैक्टली ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो स्नेल्स लॉ है वो अपन लगा सकते हैं. सो लेट्स से दिस इज पॉइंट O एंड दिस इज पॉइंट लेट्स से P. So apply Snell's law between point O and P. तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने पास, म्यू नॉट साइन थीटा नॉट विल बी इक्वल टू म्यू वाई. इस पॉइंट पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फंक्शन ऑफ वाई, म्यू वाई इंटू साइन ऑफ थीटा. इज दैट क्लियर. तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, दिस सिंप्लाइज, इसको मैं कुछ कांस्टेंट लिख सकता हूँ बिकॉज म्यू नॉट साइन थीटा नॉट इज सम कांस्टेंट, उसको के ले लेते हैं. तो अब यहाँ से अपने पास आता है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई म्यू वाई. ओके. अब दूसरा है कि ये अगर एक ट्रेजेक्ट्री है, रे यहाँ से एंटर करते हुए ऐसे कुछ पास करते हुए जा रही है, तो इसका ये है कुछ y फंक्शन ऑफ कुछ रहेगा x. तो व्हाट आई कैन राइट, स्लोप विल बी इक्वल टू व्हाट, dy by dx. इस सिचुएशन में अपन लिख सकते हैं
ठीक है ना, बिकॉज वेट ए सेकेंड, यहाँ पे स्लोप, ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट पर स्लोप ये एंगल थीटा है, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा. सो आई कैन राइट स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, बेसिकली tan ऑफ 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू dy बाई dx. ठीक है, तो ये tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा. सो cot थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा आल्सो. ठीक है, तो अब देखो dy बाई dx अल्टीमेटली जो इस तरह के प्रॉब्लम रहते हैं ना, उनमें क्या रहता है, तुम्हें एक तो पूछा जाता है कि जो ट्रेजेक्ट्री है उसकी इक्वेशन, फिर उसमें तुम्हें पूछा जाएगा कि अगर ये जो कोई है ये सरफेस लेट्स से इस y पे ख़त्म हो रहा है तो वो कहाँ से मतलब मीडियम दूसरे मीडियम में क्रॉस करेगा. तो वहाँ पे y जब तुम्हारे पास ट्रेजेक्ट्री आ जाती है, इसका जो लाइन का जो रे इसमें ट्रेवल कर रही है, एंटर कर रही है उसकी, तो इक्वेशन में y और x में रिलेशन होगा. तो अगर y पता है तो x आप इजीली निकाल सकते हो, या बाकी चीज़ें जो भी आपको पूछी जा सकती हैं इजीली यू कैन फाइंड इट एक्चुअली. तो तरीका ये रहता है बेसिकली, यहाँ से एक रिलेशन ये आ जाता है, एक ये आ जाता है. अब यहाँ से देखो मैं क्या लिखूँगा, dy बाई dx, ये क्या है साइन थीटा बराबर के वाई समथिंग, तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस, तो बेस हो जाएगा रूट ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस दिस, सो म्यू वाई होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, दिस इज परपेंडिकुलर बाई hypotenuse, and cot theta will be equal to base divided by perpendicular, so this divided by k, and this implies basically you can write it dy root over this is mu y का whole square minus k square into dx divided by k इंटीग्रल. अब इसको तुम इंटीग्रेट करके तुम्हारे पास x और y में एक रिलेशन आ जाता है, एंड दैट विल बी द ट्रांजैक्टरी ऑफ द रे मूविंग इन दिस मीडियम. तो उसके हिसाब से फिर बाकी जो भी चीज़ें, मेन चीज़ यहाँ पे याद रहती है कि यू शुड गेट अप टू दिस स्टेप. इसके बाद तुम्हें म्यू बाई जो भी चीज़ें दे रखी हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी, और बाकी सब चीज़ें भी आप आसानी से निकाल सकते हो. ऐसे ही इसमें दूसरा केस आता है व्हेन म्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब कि म्यू क्या हो रहा है, वो एक्स के हिसाब से बदल रहा है, x की अलग अलग वैल्यू पे म्यू अलग अलग है. यहाँ पर फिर से अपन ले लेते हैं, और डेफिनेटली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस सिचुएशन में जो नॉर्मल होगा दैट विल बी दिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन विल बी योर नॉर्मल. ठीक है ना, तो ये यहाँ पे मैं लाइक ऐसे डिपेंडिंग ऑन कि x में जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मानता हूँ कि अगर बढ़ता जाता है तो वो क्या होगा, नॉर्मल इधर है तो रे इधर बेंड होती चली जाएगी. सो द ट्रेजेक्ट्री विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है ना, इट विल बी बेंडिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर मैं लेता हूँ तो ये नॉर्मल हो गया, दिस इज ठीक है. एंड इसका टेंजेंट अगर अपन देखते हैं, लेट मी ड्रॉ इट दिस, तो दिस इज थीटा. अगर मैं किसी पॉइंट पे थीटा लेता हूँ तो इस सिचुएशन को मैं देखता हूँ कि ये भी अपने पास ये टेंजेंट है, और टेंजेंट में थीटा अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये भी मतलब बेसिकली इधर का थीटा हो जाएगा, या फिर आप समझ सकते हो बेसिकली दिस इज टेंजेंट एट दिस पॉइंट. तो ये मतलब एक्स एक्सिस से एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा. तो इस सिचुएशन में क्या लिखेंगे, देखो dy बाई dx विल बी इक्वल टू tan थीटा by applying this is let's say mu naught theta naught and theta O and P point, applying Snell's law at point O and P. ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, दिस इज म्यू नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट, इट शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ थीटा. तो अगेन दिस वी टेक इट सम कांस्टेंट के, ये के और ये क्या अलग है, मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट इन बोथ द केसेस के इज सेम. तो यहाँ से अपने पास आ जाता है साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू सम के डिवाइडेड बाई म्यू एक्स. टेन थीटा बराबर ये है स्लोप, तो अपन लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर साइन थीटा ये है, टेन थीटा क्या लिख सकेंगे, दिस इज इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई base, that will be equal to hypotenuse square minus perpendicular square, and this implies root over it will be equal to what, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं. so dy equal to k by root over mu x whole square minus k square integral into dx
जो भी है लाइक लिमिट डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से। तो ये तुम्हारे पास बेसिकली आ जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर द रे विच इज़ ट्रैवलिंग in a medium having refractive index which is a function of x, and this is the how you can get the trajectory of the ray which is traveling in a medium having refractive index function of y, and इसके बाद फिर बाकी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट मी I can give you one example based on it, so मतलब then further you can simplify basically easily. So this is about variable refractive index problem. Okay, see one problem based on the application of refractive index concept or variable refractive index. So the problem you can read it there. Due to temperature gradient of atmosphere, mu is given as mu naught root over 1 plus ay, where a is equal to 2 into 10 to the power minus 6 per meter. Person of height 2 meters standing on ground up to what maximum distance he can see the runway clearly. तो देखो पहले तो क्वेश्चन समझाते हैं आपको, और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है mu is given as root over that is equal to how much? So mu naught 1 plus ay, and a is equal to 2 into 10 to the power minus 6 meter. This is a or mu naught, or that's all basically information given to you. तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये है कि देखो पर्सन ऑफ हाइट, इसका हाइट देखा है तुम्हें 2 मीटर। यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि एक सन से रेज आ रही हैं, वो रे बिकॉज ऑफ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेंडिंग करके यहाँ तक पहुँच रही होंगी। तो द सिचुएशन विल बी लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं y छोटा होगा यहाँ से सरफेस से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, y बढ़ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ से अगर रे आ रही हैं दे विल बी डाइवेटिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो एक टाइम के बाद क्या होगी वो बेंड होकर के उल्टी इधर मुड़ जाएंगी। द रेज विल बी लाइक रीचिंग लाइक दिस, इज इट? सो लाइक दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा लास्ट यहाँ तक वो रनवे को क्लियरली देख पा रहा होगा। सो आई कैन टेक दिस इज इक्वल टू व्हाट? y इक्वल टू 0। लेट मी राइट दिस वे। ठीक है, तो ओके, नाउ दिस विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस x, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दिस विल बी इक्वल टू y इक्वल टू 0, और ये इस पॉइंट पे जहाँ तक उसको रे पहुँच रही है, तो ये जो पॉइंट होगा वो अपन ये x मैक्स अपन को बेसिकली चाहिए, और ट्रेजेक्ट्री ऑफ द रे विल बी इक्वल टू दिस। तो अब बेसिकली अपन ये अगर निकाल लेते हैं तो उसमें y की वैल्यू अपने के पास ये देख लेते हैं, y तो वो कितने x पर होगा वो अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर रख लिया है, तो म्यू इज गिवन एज दिस, लेट मी सब्स्टिट्यूट इट हियर एक्चुअली, और ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पे एक और पॉइंट, ये तो देखो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री एंड दैट विल बी इक्वल टू के, तो वो म्यू नॉट हो जाएगा, तो मतलब के इज इक्वल टू सिंपली म्यू नॉट। अब मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये देखो आ जाएगा सॉल्विंग इट, तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रल डी वाई डिवाइडेड बाई रूट ओवर, लेट मी सब्स्टिट्यूट म्यू वाई, सो दिस इज mu naught square 1 plus a y minus mu naught square, and that is equal to integral dx by mu naught। ये क्लियर होता है यहाँ तक? ठीक है, नाउ अभी कैन म्यू नॉट में यहाँ से पूरा कैंसिल बाहर लेकर के सब जगह से कैंसिल हो जाएगा बेसिकली, तो यहाँ पे बचता है, और ये 1 माइनस 1 तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज लेफ्ट विद बेसिकली dy बाई रूट ए वाई इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स। ठीक है, और इसको अब अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं, सो इंटीग्रल वाई पावर माइनस हाफ, ठीक है, इंटू डी वाई इज इक्वल टू रूट ए इंटू डी एक्स इंटीग्रल, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 वाई पावर 1/2 इज इक्वल टू रूट ए इंटू एक्स, एंड इसको मैं y पावर 1/2 इज इक्वल टू रूट ए इंटू एक्स बाई 2 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई इज इक्वल टू, तो ये आ जाता है अपने पास ट्रेजेक्ट्री। समझ में आई चीज़ें? अब देखो इस पॉइंट पे जहाँ पे ये रे पहुँच रही है, तो वो कहाँ से पहुँच रही होगी, ये एक्स मैक्स अपन को चाहिए, और हाइट y क्या है 2 मीटर, तो यहाँ पर रख देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू 2 मीटर, तो x उसके करस्पॉन्डिंग निकाल देते हैं, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू a इज इक्वल टू हाउ मच, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर, इसको इधर भेज देते हैं, तो 2 से 2 गया बेसिकली, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई 10 टू पावर माइनस 6, ये a की वैल्यू यही है ना, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, दैट्स
करेक्ट। और एक और आई एम डूइंग मिस्टेक, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा बेसिकली, इस स्क्वायर विल बी लाइक इक्वल टू 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 4। तो अगर मैं यहाँ पे y के वैल्यू रखता हूँ देन इट विल बी इक्वल टू बेसिकली 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 2 गेट्स कैंसल एंड दिस इज लेफ्ट विद 4। अब ये आ जाता है बेसिकली x स्क्वायर, x इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर माइनस प्लस 6 रूट ओवर दिस, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर 3 मीटर एंड दैट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। तो कितनी दूरी पर उसको क्लियरली दिखाई देगा, दैट यू कैन सी इट, ये x मैक्स कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर। सो अप टू 2 किलोमीटर द पर्सन विल बी एबल टू सी द runway clearly. So this is one of the example based on the variable refractive index problem. Okay, so next topic is prism. तो prism क्या है basically, prism एक solid geometry है which is made of transparent material, homogeneous transparent refractive material bounded by two parallel faces and some faces inclined at some angle. तो ये कई सारी geometry होती है, hexagonal prism, triangular prism and maybe like rectangular जिसको अपन glass slab बोल देते हैं and pentagonal prism also. तो वो सब में से जो मोस्ट कॉमन है दैट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसा रहता है बेसिकली, ये इस तरह का फेस रहता है। तो ये है दो ट्रायंगल पैरेलल फेसेस बेसिकली एंड दे आर बाउंडेड बाय लाइक दिस। तो ये हो जाती है दीज फेसेस इंक्लाइंड एट सम एंगल, जिसको अगर हम सामने से देखते हैं देन इट विल अपीयर लुक्स लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये है इसका जिसके अलॉन्ग जिस पे इसको लाइक रखा जाता है ऑन द ग्राउंड और हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो इसको अपन बोल देते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म। दिस इज रिफ्रैक्टिंग एज, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म एंड these two, this face and this side, these two are refracting faces. And this geometry we call it prism. तो यहाँ पे अभी अपन को उसको समझना है कि अगर एक रे इस पे इंसिडेंट होती है तो उसका पहली बात तो क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब एक ही कलर की, मतलब एक ही वेवलेंथ की। नेक्स्ट फेनोमेना दैट इज एसोसिएटेड विद द प्रिज्म इज डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन में क्या होता है, अगर व्हाइट लाइट एक सरफेस पे इंसिडेंट कराई जाए देन व्हाट हैपन, दैट एवरीवन नोज द रिजल्ट, इट्स बेसिकली गेट स्प्लिटेड इनटू 7 कलर्स एंड दैट फेनोमेना इज टर्म्ड एज डिस्पर्जन। तो उसको भी अपन समझेंगे कि पहली बात तो क्यों ऐसा होता है और कितना होता है, कितनी एंगल वगैरह, थोड़ा सा और डीप डिटेल में जो अपन नॉर्मल लाइक 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं उससे ज़्यादा बेसिकली चीज़ें, डेविएशन वगैरह। सो लेट्स कंटिन्यू विदाउट एनी डिले। तो यहाँ पे ये अपने पास दिस इज जस्ट सम टर्म्स रिलेटेड टू योर प्रिज्म, देन let's see what will happen to a ray which is passing through the prism actually. So let's, this is the a prism, इसको मैं नाम देता हूँ A B C। इस सरफेस के नॉर्मल ये हो जाएगा एंड इस सरफेस के नॉर्मल ये हो जाएगा। लेट्स से दिस इज N1 एंड N2 एंड वन रे इज इंसिडेंट अलोंग दिस। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको अपन I नाम दे देते हैं एंड एट दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज म्यू। तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह से जाएगा ray and this will be refractive angle R1 and this will be R2 and it will be finally leaving here and this is E is the angle of emergence, I angle of incidence, R1 angle of refraction at surface 1, R2 angle of refraction at surface 2 and E is the angle of emergence and this is angle A that is termed as angle of prism। ठीक है, तो इन जनरल टर्म्स इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, थोड़ा सा मैं इसको और मॉडिफाई करता हूँ। लेट्स से द रे इज कमिंग इन दिस मैनर, तो ये कुछ ऐसे जानी चाहिए थी बट इट्स डेविएटेड, तो इसको अपन बोलते हैं डेविएशन। तो दिस इज द डेल्टा वन इज द व्हाट, डेविएशन एट फेस ए बी। सिमिलरली अगर ये रे ऐसे जाती तो यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होता, लेकिन ये फिर से डेविएट हो गई। लेट्स से दिस इज डेल्टा टू और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों डेविएशन, both deviations are in same direction, so delta 1 delta 2 are in same direction. तो net deviation of ray will be given by delta 1 plus delta 2, let me write delta net, ठीक है। ओके, now what we can write delta 1 actually, तो delta 1 देखो क्या हो जाएगा, delta 1 is equal to what, that is equal to I minus R1 and delta 2 can be written as E माइनस R2, ये क्लियर होता है। और डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो दूसरी बात यहाँ पे देखो ये एंगल 90 डिग्री होगा बिकॉज दिस नॉर्मल, दिस वन
and this angle will be also 90 degree actually. और another thing is that तो ये जो एंगल हो जाएगा बेसिकली a plus this will be equal to how much, also 180 degree, ठीक है. एंड अनदर थिंग इज दैट यहाँ पे अपन देख सकते हैं, सो मतलब लाइक आई मीन राइट वी राइट बेसिकली a प्लस लेट्स से दिस एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड यहाँ पे इस ट्रायंगल में अगर मैं देखता हूँ तो r1 प्लस r2 प्लस थीटा इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री. तो इन दोनों को अगर आप कंपेरिजन करते हो तो यहाँ से तुम्हारे पास आता है r1 प्लस r2 इज इक्वल टू a. सो दिस इज आल्सो वन रिलेशन इन केस ऑफ प्रिज्म. तो वी गॉट दिस. नाउ डेल्टा नेट is equal to what? These two adding, so I plus E minus R1 minus R2. This can be expressed as I plus E minus R1 plus R2 can be written as A. So this is your angle of deviation. Angle of deviation, net deviation, it depends on angle of incidence, angle of prism also, and this is what general. तो ये incident ray हो जाती है जो भी है, let's say तुम्हारी ये refracted ray हो जाती है, and this is your emergent ray. Now because this angle of deviation actually depends on this I and E, if we plot this graph of deviation with the angle of incidence, we get the graph something like this actually. It is important because this is what will be required for the ऑब्जर्विंग बेसिकली आवर डिस्पर्जन फेनोमेना एंड अंडरस्टैंडिंग दैट. तो यहाँ पे जो एक ग्राफ आता है ना बेसिकली दिस इज डेविएशन वर्सेस आई एंगल ऑफ इंसिडेंस. द ग्राफ लुक्स लाइक दिस. सो इट इज फॉर वन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दिस इज डेल्टा मिनिमम. फॉर रिमेनिंग देर आर टू एंगल फॉर विच डेल्टा इज सेम. तो टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्चुअली दिस इज लेट्स से I1 एंड दिस इज I2, ठीक है, जिसके लिए क्या हो रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन सेम रहता है. थोड़ा सा अगर इनके बारे में भी समझे ना I1 I2, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैं मान लिया कि ये I1 है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रे इज गोइंग दिस वे बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. मतलब कि अगर रे इधर जाती, इधर से इंसिडेंट होती तो वो एग्जैक्टली ऐसे ऐसे जाती. तो ये समझ सकते हो भाई अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, इमर्जेंट एंगल E है. अगर मैं इमर्जेंट एंगल पर ही इंसिडेंट कराता हूँ इस रे को तो उस सिचुएशन में आई के लॉन्ग निकल जाएगी जो पहले आई थी. और यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अभी ई के बराबर हो गया और एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो आई के बराबर हो गया. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है देन दिस विल बी योर एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड वाइस वर्सा. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस विल बिकम योर एंगल ऑफ इमर्जेंस. इसका मतलब क्या हुआ, एट द पॉइंट ऑफ लोएस्ट or minimum deviation I can write both angles are becoming equal. So that means this implies at the time of minimum deviation or moment minimum deviation अपन बोल सकते हैं I will be equal to E. ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे और अगर इन दोनों को एंगल को बराबर कर देते हैं तो यहाँ से हमें ये भी समझ में आता है दैट R1 विल बिकम इक्वल टू R2. क्योंकि देखो ये क्या हो जाएगा साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R1. यहाँ पे क्या हो जाएगा E बराबर ही है तो साइन I अगेन इक्वल टू म्यू साइन R2 एंड दैट इम्प्लाइज R1 मस्ट बी इक्वल टू R2. तो इसके लिए दिस इम्प्लाइज R1 मस्ट बी इक्वल टू R2 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट A/2. ये भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है. तो दिस वी गॉट वन रिलेशन. तो इसका मतलब क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ मिनिमम डेविएशन अगर R1 R2 दोनों इक्वल होंगे तो जो रे होगी ना, रे विच विल बी लाइक ट्रैवलिंग थ्रू और इनसाइड द प्रिज्म, तो ये अगर है सिचुएशन द रे विच इज इनसाइड इट विल बिकम बेसिकली दिस इज I, this will E and IE will be equal to this is R, this is also R, and this ray become parallel to base at the case of or at the moment of minimum deviation. ये रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए. ये डेविएशन है एंगल. और नॉर्मल केस में देखो जनरल केस के लिए अपन ने ये लिख दिया. यहाँ पे डेल्टा को मैं और क्या लिख सकता हूँ बेसिकली. अनदर थिंग इज इन जनरल टर्म वी कैन ऑलवेज एक्सप्रेस दिस E आल्सो इन टर्म्स ऑफ I. तो उसकी टर्म्स में क्योंकि यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ फिर यहाँ पे लगाओ और उनको चीज़ों को आप यूज़ करके सो डायरेक्टली आप I प्लस E माइनस A, तो ये इसको भी अपन एक साइन और कॉस की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. हालांकि उसकी खास तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड दिस इज अनदर थिंग. एंड हेयर अब इस केस के लिए हम थोड़ा सा एक रिलेशन यूज़ कर लेते हैं बिकॉज I इक्वल टू E एंड R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A/2. तो इस सिचुएशन में मैं क्या लिखूँगा, फॉर डेल्टा मिनिमम, फॉर मिनिमम डेविएशन अपन लिख सकते हैं डेल्टा मिनिमम विल बी इक्वल टू व्हाट 2I माइनस A एंड दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू व्हाट
डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। ठीक है, अब मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं अगर इस सरफेस ए बी पे है, तो स्नेल्स लॉ एट फेस ए बी, वहां से तुम्हें क्या मिलेगा, दिस इज साइन ऑफ आई इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन ऑफ आर, सही है ना। और यहां से देखो दिस इंप्लाइज म्यू इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर, एंड साइन आई कितना है ये, और आर कितना होगा, आर विल बी इक्वल टू a/2। तो यहां से अगर मैं इसको यहां पर रख देता हूं, सो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a/2। दिस इज कॉल्ड, दिस रिलेशन इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। तो कई बार तुम्हें क्या दे दिया जाता है, मिनिमम डेविएशन दे दिया जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें फिर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, सिंपली यूज दैट रिलेशन, यू विल बी गेटिंग द आंसर। Sometime what happen actually, you will be given mu, you will be given a, and you will be asked to find the minimum deviation corresponding to that, and again also you can use this relation and you will be getting same answer exactly in same manner। तो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, चीज़ें सीधी सीधी है, मतलब हाँ यू शुड रिमेंबर, तुम्हें आपको तो समझ में भी आना चाहिए कि अगर रे जा रही है, यहाँ इंसिडेंट है, तो उसका एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है, एंड लाइक दिस इज दीज आर बेसिक थिंग्स अबाउट एक्चुअली एंगल ऑफ प्रिज्म और लाइक अबाउट प्रिज्म। और कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी सी पूछ ली जाती हैं ट्रिकी टाइप की, वो ये है that what should be the condition for no emergence, what should be the condition for sure emergence. So let me talk about that too. So let me first erase this board. Okay, so let's check for the condition of no emergence at second phase, that is AC। तो यहाँ पे मतलब किसी भी हालत में रे इस सरफेस से निकलनी नहीं चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिचुएशन। तो इसके लिए क्या कंडीशन अपन अप्लाई कर सकते हैं, तो पहली बात तो देखो नो इमरजेंस के लिए डेफिनेटली ये मिनिमम जो R2 एंगल है ना, R2 मस्ट बी कहना सी कि अगर R2 थीटा सी के बराबर होगा तो वो ऐसे चली जाएगी, थीटा सी से बड़ा होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, वो TIR हो जाएगा, देन इट विल बी, बट इफ इट इज लेस देन थीटा सी देन इट विल बी डेफिनेटली इमर्जिंग, बट वी नीड नो इमर्जेंस। तो इसका मतलब क्या होगा कि R2 मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी। और दूसरी कंडीशन अपन को क्या पता है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ R2 इज इक्वल टू व्हाट, A माइनस R1। नाउ सी, अगर मैं ये कहता हूँ कि R2 जो मिनिमम है वो ही थीटा सी से बड़ा है, तो इसका मतलब तो बाकी सब के लिए तो हमेशा ये सिचुएशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि मिनिमम लोएस्ट R2 की वैल्यू के लिए भी अगर रे इमर्ज नहीं कर रही है, मतलब R2 लोएस्ट भी थीटा सी से बड़ा है, तो बाकी तो बड़ा होगा ही ना, यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। सो मीन्स इफ लोएस्ट वैल्यू ऑफ R2 is greater than theta c, this implies for any other value of R2 there will be definitely no emergence will take place at AC। ठीक है ना, तो R2 का क्या है, मतलब लोएस्ट वैल्यू। अब लोएस्ट वैल्यू क्या होगी R2 की, जब मतलब R1 की हाईएस्ट वैल्यू, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, सो व्हाट कैन बी द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ R1, तो हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी जब मतलब लाइक ये इस तरह से अगर ग्रेजिंग इंसिडेंस है, तो R1 विल बी इक्वल टू व्हाट, थीटा सी। सो द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ R1 that will be equal to theta c. This implies basically R2 equal to A minus R1 must be greater than theta c by using this condition। और R1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना, उसके लिए ये लोएस्ट, मतलब लोएस्ट वैल्यू इसकी थीटा सी से बड़ी है, तो सबके लिए ओके है। तो R1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, थीटा सी। दिस इम्प्लाइज A माइनस थीटा सी must be greater than theta c, and this implies A must be greater than 2 theta c. So if this condition is satisfied, there will be definitely no possibility of emergence at second surface। ठीक है ना। Similarly, there is another condition of sure, condition of sure or 100% emergence। सेकेंड सरफेस पे 100% इमर्ज करनी चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, हम बोल सकते हैं जो R2 है, थीटा 2 है, वो क्या होना चाहिए, डेफिनेटली थीटा सी से लेस देन होना चाहिए। ठीक है ना, सो दिस इंप्लाइज R2 मस्ट बी लेस देन थीटा सी। अब अगर R2 की हाईएस्ट वैल्यू भी थीटा सी से छोटी है, तो बाकी सबके लिए तो थीटा सी से छोटा होगा, तो डेफिनेटली रे इमर्ज करेगी ना। गेटिंग माई पॉइंट, इज इट? सो इफ हाईएस्ट
वैल्यू ऑफ R2 इज लेस देन थीटा सी, ठीक है ना, दैट इम्प्लाइज मीन्स फॉर ऑल अदर value of R2 there will be no emergence, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आर टी, और हाईएस्ट वैल्यू कब होगी आर टी की, आर टू की, जब आर वन की वैल्यू लोएस्ट हो, मीन्स ए माइनस आर वन मस्ट बी लेस देन थीटा सी एंड दिस इज एक्चुअली आर टू। तो आर टू की जो हाईएस्ट वैल्यू वो भी इससे छोटी होनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट वैल्यू कब होगी, जब आर वन की लोएस्ट वैल्यू होगी, एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ आर वन दैट कैन बी इक्वल टू व्हाट, जीरो, जब ये नॉर्मल इंसिडेंस हो जाए, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज a माइनस जीरो मस्ट बी लेस देन थीटा सी एंड दैट इंप्लाइज a मस्ट बी लेस देन थीटा सी। तो जब a लेस देन थीटा सी है डेफिनेटली श्योर शॉर्ट निकलेगी, ग्रेटर देन थीटा टू थीटा सी बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, एंड फॉर रिमेनिंग केस मीन्स a लेस देन टू थीटा सी, I mean like a less than 2 theta c and greater than theta c, there will be like depending on angle of incidence there will be sometime emergence, sometime no emergence, and these are the condition of 100% emergence, 100% no emergence, ठीक है। सो ये सब कुछ सिचुएशंस है जो आपको कभी कभी पूछ ले जाती है, यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग दैट। एंड नेक्स्ट वन इज ओके, सो प्रिज्म में ही एक और चीज आती है दैट इज कॉल्ड थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म क्या है, मतलब प्रिज्म जिनका जो प्रिज्म एंगल है ना, अभी ए डिफाइन किए थे, इफ ए इज वेरी स्मॉल इज इट, यू कैन राइट प्रिज्म हैविंग स्मॉल एंगल ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे यू कैन राइट ए लेस देन 10 डिग्री, तो उनको अपन थिन प्रिज्म की कैटेगरी में डालते हैं। अब थिन प्रिज्म में अगर एक्चुअली में लाइक एक रे is incident, this is normal along this, the eye is also small for small angle of incidence। उस सिचुएशन में देखो क्या होगा, this we can write sin of I is equal to mu times sin of R। I is small then definitely R will be also very small, and this implies we can write I is equal to mu into R, and similarly we can write on second surface E, I mean like mu times R2 is equal to sine of E, let's say this is R1 and this implies mu R2 is equal to E। तो इस थिन प्रिज्म के लिए जो डेविएशन हो जाता है वो I प्लस E माइनस A, एंड I को क्या लिख सकते हैं अपन, mu R1, E को क्या लिख सकते हैं, mu R2, सो mu R1 प्लस mu R2 माइनस A, और यहाँ से अगर मैं म्यू कॉमन लेता हूँ तो ये बचता है R1 प्लस R2 माइनस A, एंड R1 प्लस R2 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू A, सो दिस इज म्यू इंटू A माइनस A, एंड दिस इम्प्लाइज म्यू माइनस 1 इंटू A, एंड दिस इज द डेविएशन। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्पर्जन में बहुत जगह यूज होगा, एंड दिस इज द डेविएशन विद ए थिन प्रिज्म, सो यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग ये क्या है, ये कैसे आता है। तो रिमेंबर दिस रिलेशन इज नॉट यूनिवर्सल, इट्स वैलिड ओनली व्हेन prism is having small angle, और जिसको बोल सकते हैं आप thin prism। So for only thin prism this is the formula for deviation, for remaining you will be using I plus E and minus A, तो उसको ही आप बाकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। So now let's talk about basically next phenomena, that is dispersion of light। Okay, so next is dispersion of light। तो देखो dispersion होता क्या है, phenomena I think everyone familiar, simple, कि अगर एक white light को प्रिज्म के थ्रू पास किया जाता है तो प्रिज्म से पास करने के बाद व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, दिस फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन इट इज पासेस थ्रू ए प्रिज्म दैट इज सिंपली टर्म्ड एज डिस्पर्जन। अभी इसको थोड़ा सा इसके पीछे की फिजिक्स समझते हैं कि ये क्यों होता है, कैसे होता है बेसिकली, और लाइक इसके डिस्पर्जन से कुछ टर्म्स लाइक मेनी मोर थिंग्स रिलेटेड टू इट। तो पहले तो लेट्स से सिंपल दिस इज ए प्रिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लेट्स दिस इज नॉर्मल एंड व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, अगर इंसिडेंट होती है तो उसके बाद क्या होगा, इट विल हैव लाइक डेविएशन, यहाँ पर जो रे कुछ डेविएट हो जाएगी,
and again this is the normal, it will further deviate, so it is finally reaching here. एक और चीज यहाँ पे जो white light है, you know actually it has many wavelength, सही ना, and but there is one relation that is called Cauchy's formula. तो वो क्या होता है, दिस म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा, मतलब यहाँ बी बाई लैम्डा स्क्वायर मीन्स ए और बी क्या है यहाँ पे, ए एंड बी आर सम पॉजिटिव कांस्टेंट, ए और बी क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट्स है। तो यहाँ पे जो म्यू है ये आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और जो व्हाइट लाइट है, सही ना, उसमें क्या है, स्पेक्ट्रम है, मतलब देयर आर मेनी वेवलेंथ। व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या है, विबग्योर। और ये भी आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे ये वायलेट है, ये रेड है, दिस इज वायलेट। किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, सो यू नो एक्चुअली लैम्डा आर इट्स द लार्जेस्ट एंड लैम्डा वायलेट इज द लीस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो दिस इंप्लाइज आई कैन राइट म्यू वायलेट विल बी ग्रेटर देन म्यू रेड। और अभी अपन ने देखा बेसिकली जो डेविएशन है, वन मोर थिंग, ये जो प्रिज्म है नॉर्मली इवन व्हेन दिस इज नॉट ए थिन प्रिज्म, फ्रॉम दैट आल्सो डिस्पर्जन हैपन, होता है, डेफिनेटली होता है, और सब कुछ होता है नॉर्मली, वी हैव सीन इट। बट जो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज द कैलकुलेशन पार्ट इफ इट इज़ नॉट टेकन एज थिन प्रिज्म देन इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। सो टू रिड्यूस द कैलकुलेशन ईजी और लाइक ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ थिन प्रिज्म के लिए है, बाकी ऐसा नहीं है कि ये जो फेनोमेना है वो सिर्फ थिन प्रिज्म से होता है, दैट इज नॉट ट्रू, इट इवन हैपन विद थिक प्रिज्म आल्सो, बट वी विल डिस्कस इट ओनली रिलेटिंग इट टू ए थिन प्रिज्म, ठीक है ना। तो ये अपने पास समझ में आ जाती है चीज़ें, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और वाइट लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ होती हैं, उसमें हमें ये समझ में आता है कि लैम्डा रेड इज द ग्रेटेस्ट एंड वायलेट इज द लीस्ट, दिस इंप्लाइज म्यू वायलेट विल बी द ग्रेटेस्ट एंड म्यू रेड विल बी द लीस्ट। अब यहाँ से क्या समझ आता है, जो डेल्टा है, डेविएशन, अभी अपन ने देखा था, डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट, ए प्रिज्म एंगल म्यू माइनस 1। तो मतलब जो डेविएशन होगा इट्स डिपेंडिंग ऑन बेसिकली व्हाट म्यू, इफ म्यू इज ग्रेटर मीन्स डेविएशन विल बी ग्रेटर। तो इसका मतलब म्यू किसका ग्रेटेस्ट है यहाँ पे, वायलेट का। तो मतलब जो लाइट वायलेट कलर की लाइट होगी वो सबसे ज़्यादा डेविएट होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से अब देखो, तो जो रेड कलर की लाइट होगी वो क्या होगी, सबसे कम डेविएट होगी। तो ये दिस इज द टोटल डेविएशन बेसिकली, ठीक है ना। और रेड कलर की लाइट कुछ यहाँ पे चली जाएगी, तो रेड कलर की लाइट के लिए ये डेविएशन। तो अब मैं कहता हूँ दिस इज लेट्स से डेल्टा वायलेट एंड दिस इज डेल्टा आर, ठीक है ना, डेल्टा आर। तो अब इसकी वजह से अब देखो आप समझ पा रहे हो, बिकॉज वाइट लाइट हैज़ मैनी वेवलेंथ, इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारी वेवलेंथ हैं, अलग अलग हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने से अल्टीमेटली क्या होता है, डेविएशन अलग अलग हो जा रहा है। तो उसकी वजह से ही क्या हो रही है, लाइट यहाँ से जब एंटर की तो वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से अलग अलग एंगल से डेविएट होती है, एंड दैट इज वाई इट रिजल्ट इन स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कलर्स। तो यहाँ पे अब आपको विबग्योर ये कलर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, वॉयलेट एंड दिस इज द रेड कलर हियर ऑन द टॉप एंड हियर इट्स वॉयलेट कलर। सो दिस फेनोमेना इज टर्म्ड एज योर डिस्पर्जन। तो अभी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि डिस्पर्जन होता क्यों है, ठीक है ना, कैसे होता है, दैट शुड बी आल्सो क्लियर। व्हाई लाइट स्प्लिट व्हेन इट इज पासेस थ्रू ए प्रिज्म, दैट शुड बी आल्सो क्लियर। अब यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स और डिफाइन कर देते हैं इसके लिए। तो अभी अपन को ये चीज़ें समझ में आ गई, सब कुछ पता चल गया अपन को, म्यू वायलेट, म्यू रेड एंड एवरीथिंग इज देयर। तो अभी अपन इंडिविजुअल कलर के लिए जो डेविएशन है, जैसे डेल्टा वी लिखा है, रेड लिखा है, वो भी अपन लिख सकते हैं। सो व्हाट विल बी डेल्टा वी, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू ए, दिस इज म्यू वायलेट -1 एंड डेल्टा आर इज इक्वल टू व्हाट, ए टाइम्स म्यू आर -1, आर स्टैंड फॉर रेड कलर। एक y और लिखते हैं, म्यू डेल्टा y इज इक्वल टू ए टाइम्स म्यू y -1, y इज फॉर येलो। तो येलो अगर यहाँ से देखें तो VIBGYOR, इट्स जस्ट लाइक 2 कलर्स बिफोर द लीस्ट एंड द लास्ट वन, बट फिर भी यहाँ पे ये मिडिल में नहीं दिख रहा है, बट इट्स जस्ट कन्वेंशनली बेसिकली द डेविएशन और डेविएशन ऑफ येलो लाइट इज टेकन एज द मीन डेविएशन ऑफ this spectrum. So we can write here conventionally
deviation of yellow light is considered as mean deviation. ठीक है ना? ओके, तो अभी अपन लाइक ये बता सकते हैं कि टोटल ये कितने एंगल में स्प्रेडेड हो रही है, दिस थीटा. समझ में आ रही है चीजें? एंड देयर वी डिफाइन वन मोर टर्म दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर. तो एक जो ये थीटा है ना कि कितने एंगल में स्प्रेड हो रही है, दिस विल डिपेंड्स ऑन बेसिकली ए डिपेंड्स ऑन म्यू बिकॉज इज इट, तो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा. तो इस थीटा को अपन क्या डिफाइन करते हैं? एंगुलर डिस्पर्जन. सो वी आर डिफाइनिंग टू टर्म्स हियर. वन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन. एंगुलर डिस्पर्जन क्या है? इट इज द डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स. That theta is termed as angular dispersion. So the difference theta is equal to what? Delta violet minus delta R. Difference of angle of deviation of two extreme colors is termed as angular dispersion. तो ये कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर रख देते हैं. So this is a times mu violet minus 1 minus a times mu red minus 1. Simplify करते हैं तो ये आ जाता है a times mu violet minus mu red. And this is theta and that is called your angular dispersion. Clear? ठीक है. There is one more term that is called dispersive power. Dispersive power क्या है? It is a ratio of angular dispersion divided by mean deviation. So angular dispersive power को this is theta divided by delta mean. और डेल्टा मीन क्या है? डेल्टा येलो. अगर कभी कभी येलो नहीं है तो रेड और वॉयलेट के एवरेज को भी अपन मीन डेविएशन लिख देते हैं. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? यू कैन राइट दैट इज दिस ए टाइम्स म्यू वॉयलेट माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई मीन विल बी इक्वल टू ए टाइम्स म्यू येलो माइनस 1 एंड दिस इज म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड डिवाइडेड बाई म्यू येलो माइनस 1. दिस इज कॉल्ड ओमेगा दैट इज टर्म्ड एज डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म. तो ये सब चीज़ें बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं प्रिज्म की. प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसका मटेरियल क्या है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग प्रिज्म में भी देखो रेड लाइट की वेवलेंथ तो सेम ही है, बट क्योंकि वो जो मटेरियल है वो अलग अलग है तो उसी वेवलेंथ की लाइट की जो स्पीड होगी वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो जाएगी. समझ में आ रही ना चीज़ें? तो इसलिए मटेरियल चेंज करने से ही हमारा प्रिज्म चेंज हो जाएगा, प्रिज्म चेंज करने से ये सब चीज़ें बदल जाती हैं. सो दीज आर फ्यू थिंग्स एक्चुअली, फ्यू टर्म्स विच वी यूज्ड विच वी रिक्वायर एक्चुअली एंड यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे ये क्या है ध्यान रखने का, ये सिर्फ रिलेशन हम डेराइव कर रहे हैं वो थिन प्रिज्म के लिए, बिकॉज द कैलकुलेशन इज मच ईजियर फॉर थिन प्रिज्म. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द थिक प्रिज्म तो ये सब रिलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे. सो दैट्स वाई वी डू नॉट डू द कैलकुलेशन, और यू कैन से दैट्स लाइक थिक प्रिज्म, इट्स नॉट इन अवर सिलेबस टू टॉक अबाउट दीज टर्म्स connecting to thick prism. So I hope it should be clear up to here. So this is about dispersion phenomena. Let's talk more about it. Okay, so next is relation between two prism. There are two conditions actually for which we see the relation. One is deviation without dispersion. मतलब कि दो prism को कुछ इस तरह से combination में रखा जाता है. Now you need to choose these two prisms so that we are ultimately getting the final result where there is no dispersion but there is some deviation. Another condition is there is dispersion but no deviation actually. तो यहाँ पे ये जो दो प्रिज्म है बेसिकली फ्लिंट एंड क्राउन, ये फ्लिंट और क्राउन आर जस्ट नेम गिवन टू प्रिज्म हैविंग डिफरेंट मटेरियल. तो मतलब इसमें जो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू रेड प्राइम, लेट्स से म्यू येलो प्राइम एंड म्यू violet prime, ये मतलब prime stand for refractive indexes of different lights for this prism and its angle of prism, let's say A prime. Similarly this flint glass, so it has angle of prism A and the refractive index mu violet, mu red and mu yellow. ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये रिलेशन डेराइव करना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए सो दैट वी आर फाइनली हैविंग डेविएशन बट नो डिस्पर्जन. तो इसके लिए देखो क्या होना चाहिए, लाइक यहाँ से एक लाइट आ रही है, इसने स्प्रेड की ऐसे, अगर ये जो प्रिज्म है वो उनको ऐसे कंबाइन कर देता है डेफिनेटली लाइक दिस, ठीक है ना, such that this is the ray like this but and finally ray is let's say going in this direction. तो यहाँ पे देख सकते हो कि this is the net deviation but finally initially white light was incident like this
and here finally we are getting again white light, so means no dispersion, but because emergent ray is not parallel to the incident ray, so means there is deviation. तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो बहुत सिंपल सा है, मतलब अपन बोल सकते हैं एंगुलर डिस्पर्जन ड्यू टू वन, एंगुलर डिस्पर्जन थीटा फ्लिंट मस्ट बी इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्जन ड्यू टू क्राउन ग्लास. तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं दिस इज ए टाइम्स म्यू वायलेट माइनस म्यू आर मस्ट बी इक्वल टू ए प्राइम टाइम्स म्यू वायलेट प्राइम टाइम्स म्यू रेड प्राइम. ये कंडीशन आ जाती है अपने पास, ठीक है ना. इसी को थोड़ा सा अपन रीअरेंज कर देते हैं, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, ए टाइम्स म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड एंड म्यू वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई म्यू येलो माइनस वन इक्वल टू ए प्राइम टाइम्स म्यू वायलेट प्राइम म्यू रेड प्राइम into mu yellow minus 1 divided by mu yellow minus 1 prime. Now what is this? Omega, angular dispersive power. A prime times this is delta mean. Similarly for this, तो यहाँ पे ये इसको combine करके अपन लिख सकते हैं delta mean और delta yellow, and this is basically this term is omega. So this implies omega times delta yellow must be equal to omega prime times delta yellow prime. So means this is the condition of, अगर दो प्रिज्म के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, then that will be like sufficient for this combination to have net deviation but no dispersion. तो ये सिचुएशन, अब डेविएशन कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा नेट लिख सकते हैं अपन, डेल्टा नेट विल बी इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई प्राइम, और यू कैन राइट डेल्टा वाई प्राइम माइनस डेल्टा वाई डिपेंडिंग ऑन विच वन इज हायर. तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है ना. और यू कैन राइट इट बेसिकली डेल्टा वाई प्राइम माइनस डेल्टा वाई. तो यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारे पास ए टाइम्स म्यू वाई माइनस वन प्राइम प्राइम माइनस ए प्राइम टाइम्स mu y, this is mu y minus 1. So this will be your delta net, means net deviation. Condition, this must be satisfied for no dispersion. Similarly, there comes another condition that is for dispersion but without deviation. So second condition is dispersion without deviation. अब इसमें क्या होना चाहिए, डेविएशन नहीं हो, जो फाइनल लाइट मिले कलर यहाँ पे अपन वो उसमें स्प्लिटिंग हो, बट देयर मस्ट बी नो डेविएशन. तो अगेन हियर आल्सो वी कैन चूज सच कॉम्बिनेशन सो दैट दिस इज सेटिस्फाइड लाइक दिस. तो यहाँ से अगर वाइट लाइट आ रही है, ये ऐसे स्प्लिट हो गई लाइक दिस एंड लाइक दिस. तो यहाँ से अब अल्टीमेटली क्या हो रही है, लाइट ऐसे जा रही है, दिस एंड दिस, and finally let's say it's spreaded like this and says that mean is along this. So means there is no deviation basically. So let's say this is deviation is 0. I mean like it's parallel, you can write ठीक है, बट देयर इज स्प्लिटिंग एक्चुअली. सो दिस इज रेड वायलेट and maybe there possibility of having violet red or on the top red and bottom violet also can be possible. तो इस सिचुएशन के लिए देखो क्या है, विदाउट डेविएशन, तो मतलब सिंपल सी कंडीशन है, डेविएशन को दोनों को बराबर कर दो. सो मीन्स डेल्टा वाई मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा वाई प्राइम. सेम कंडीशन, दिस इज अ फ्लिंट ग्लास एंड दिस इज क्राउन प्रिज्म. यहाँ पे हो जाएगा ए प्राइम म्यू वायलेट प्राइम म्यू रेड प्राइम म्यू येलो प्राइम एंड दिस इज म्यू वायलेट येलो म्यू वायलेट म्यू रेड. तो अब इसके लिए लिखेंगे ए टाइम्स म्यू येलो माइनस वन इक्वल टू ए प्राइम टाइम्स म्यू येलो माइनस वन, दिस कंडीशन. अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा क्या करते हैं बेसिकली, और थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं और इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ. सो दिस इज ए टाइम्स म्यू येलो माइनस वन इंटू म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड डिवाइडेड बाई म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड, दिस एंड ए प्राइम टाइम्स म्यू येलो प्राइम माइनस वन म्यू वायलेट प्राइम माइनस म्यू रेड प्राइम डिवाइडेड बाई म्यू वायलेट प्राइम माइनस म्यू रेड प्राइम, दिस. अब देखो यहाँ पर भी फिर से क्या हो जाएगा, दिस ऑल राइट
Okay, so here we can write this divided by this. That will be equal to what? 1 by omega. So 1 by omega, and this multiplied by this, that can be written as basically theta. तो यहाँ से अपने पास आ जाता है theta divided by omega will be equal to theta prime divided by omega prime. So if this is the condition, in that situation there will be dispersion without deviation. So deviation will become 0, but there will be dispersion, and net dispersion यहाँ पे लिख सकते हो, that will be equal to theta net will be equal to theta prime minus theta, and that you can write a prime times mu violet minus mu red prime minus a times mu violet minus mu red. So this is your net deviation, and these are two conditions. So these relations, ये बहुत ज़्यादा देखो important नहीं है, I will tell you, but yes, if you like sometime require, then you should be in position, because बहुत complex नहीं है, थोड़ा सा बस समझ लोगे तो just keep them in your like back side of your mind, and that will be good enough. Like if sometime you require, you should be in position to answer these, use these relations.